अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। हुकूमत साजी के मराहिल तय होते नजर आ रहे हैं। सिंध असेंबली, पंजाब असेंबली और आने वाले हफ्ते में हम देखेंगे कि कौमी असेंबली भी बहुत जल्द नौ मुंतखब अरकान अपने हलफ बर्दारी भी हो जाएगी और फिर वो जो फॉर्मूला तय हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, वो भी एक सामने शक्ल नजर आ जाएगी। आज आपने ये भी देखा कि सदारती इलेक्शन की अनाउंसमेंट 9 मार्च की कर ली गई है, लेकिन आने वाली हुकूमत के लिए जो इंतहाई अहम टास्क आते के साथ ही होंगे वो होगी IMF के साथ एक लोन की अग्रीमेंट और उसके बाद विफाकी बजट पेश करना, जिसके हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं। और IMF के हवाले से कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क तो है ही, लेकिन इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी उसका आगाज हो चुका है ठीक उस वक्त से जब से तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया, खुसूसन इमरान खान साहब ने, कि IMF को वो ख़त लिखेंगे और ख़त में न सिर्फ इलेक्शन के ऑडिट का कहा जाएगा बल्कि ये भी कहा जाएगा कि जो इस वक्त हालात हैं वो सूट नहीं करते कि इतना कर्जा दिया जाए या कर्जा जो है वो वापस हो सके और गुर्बत में जो है वो इजाफा होगा। आज इसी हवाले से बात करते हैं कि IMF कितना है, आने वाली हुकूमत जो है वो इकोनॉमिक दरपेश चैलेंजेस जो हैं उससे किस हद तक एक्चुअली नबर्द आजमा तो होंगे लेकिन उसको हल करने में कामयाब होंगे। हमारे साथ हैं फॉर्मर चेयरमैन FBR माहिर मईशत हैं शब्बर जैदी साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वैसे तो आप ये कहते आए हैं शब्बर साहब कि IMF में आने वाली हुकूमत, इलेक्शन से कबल आप यही कहते थे उन्होंने जाना होगा और इन्होंने जाना भी है। 6 अरब डॉलर का भी जिक्र हो रहा है कि शायद इतना बड़ा बेल आउट पैकेज लिया जाएगा। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी IMF को लेकर हमेशा तहरीक इंसाफ की होती है, डू यू रियली थिंक कि ये टाइम था तहरीक इंसाफ का ये कहने का कि हम ख़त लिखेंगे? देखिए, बात ये कि IMF में हमें जाना है, IMF से हमें पैसे लेने हैं और जो अमाउंट 7 बिलियन या जो कुछ भी है ये हमारे लिए ज़रूरी है, इसमें कोई सेकंड व्यू नहीं है। और मेरा ख्याल है IMF भी ये समझती है अच्छी तरह कि IMF के बग़ैर गुजारा नहीं है, बल्कि कोई भी इंसान जो पाकिस्तान की मईशत को जानता है वो ये समझता है कि IMF के बग़ैर गुजारा नहीं है। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जो तहरीक इंसाफ है उनकी पोजीशन ये नहीं है कि IMF नहीं जाना है, वो ये कह रहे हैं कि IMF को ये चाहिए कि वो इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप करे उस चीज़ के अगेंस्ट कि उनका जो एलिगेशन है तहरीक इंसाफ का कि इलेक्शन जो हैं वो फेयर नहीं हुए। ये उनका डिमांड IMF की से बोरोइंग के लिए नहीं है, वो इस बात के लिए है कि वो प्रेशर बिल्डअप करें कि इलेक्शन की जो ऑडिट है वो होना चाहिए। मगर मेरा उस बारे में IMF करता है ये? मेरा अपना ख्याल है कि IMF का उस बात पे कोई रोल नहीं है। राइट। मगर देखिए, इसमें नादिया हमें बात लगी लिपटी नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल सीधी बात है, चाहे वो IMF हो या और इदारे हों, सीधा सवाल इमरान खान का भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका से है। अमेरिकन से ये कहना चाहते हैं वो कि आप प्रेशर डालें कि इसके ऊपर बात उसका IMF के थ्रू कह दें, इस तरह कह दें या उस तरह कह दें। बात बड़ी सिंपल है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस पर पोजीशन ले। मगर मैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने बांग्लादेश के इलेक्शन के नेक्स्ट दिन आने के बाद ये कहा कि इलेक्शन शैम है। आपको याद है? बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद वो खामोश बैठे हुए हैं। तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पे अगर उम्मीद रखी हुई है तो फिर तो बेहतर है कि और तहरीक इंसाफ की उम्मीद रखना अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पे, जिनके हवाले से वो एब्सोल्युटली नॉट कह चुके हैं और वो ये समझते हैं कि उनकी वजह से, उनकी साजिश की वजह से ये हुकूमत उनकी गिराएगी। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स गेट टू द बिजनेस राइट नाउ, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे ये बताएं कि देखिए, आईनी ओहदों के हवाले से तो फॉर्मूला पीपल्स पार्टी PMLN में तय हो ही गया है, वजीर आजम इनके होंगे, सदर उनके होंगे, बहुत सारी चीज़ें तो तय हो चुकी हैं जो मोटी मोटी चीज़ें। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ये इंतहाई अहम है, इसलिए क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, IMF का प्रोग्राम है, उस पर मनोअन जो है वो अमल दरामद करना, अब जो टॉप कंटेंडर्स हैं उसमें फिर डार साहब का नाम आ रहा है। आपके पास इस हवाले से कोई? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर दूं कि शायद आपका परसेप्शन, मेरा परसेप्शन उल्टा है इस बारे में। सबसे गैर अहम फाइनेंस मिनिस्टर है, इसलिए सबसे गैर अहम है कि आपको एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलना है, उसमें कोई आपके पास पॉलिसी का कोई वे आउट ही नहीं है। अगर आप, पहली बात, आपने 5 साल का IMF प्रोग्राम में जाना है,
IMF प्रोग्राम में जाने का बुनियादी मकसद ये है कि आपने इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट करना है, एक्सपेंड नहीं करना। दैट्स फाइन, बट आप कह रहे हैं कि मैं आपका इसमें उल्टा है। फाइनेंस मिनिस्टर्स बहुत से ऐसे इकदाम लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है। मैं फाइनेंस, मेरी बात सुने, फाइनेंस सेक्रेटरी भी चला लेगा। मतलब ये जो आप गवर्नमेंट बनने जा रही है इससे फाइनेंस सेक्रेटरी काफी है। आपको जरूरत किस बात की, कौन सी पॉलिसी आप बनाने जा रहे हैं? अच्छा मैं समझाता हूँ। ना, आप क्या ये कह रहे हैं कि माशी कोई पॉलिसी ये मौजूदा हुकूमत, अब जो हुकूमत बनेगी वो नहीं बनाएगी? नहीं। तो कौन बनाएगा? मैं बताता हूँ क्यों बता रहे। देखिए 3-4 बड़े इश्यूज है पाकिस्तान के। IMF में जाना है, इस पर कोई पॉलिसी बनानी है? कोई बनानी है? नहीं बनानी, नहीं बनानी ना। आपको पावर सेक्टर में करेक्शन करनी है, इस पर पॉलिसी बनानी है? पॉलिसी बनी हुई है, प्राइसेस बढ़ानी है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ानी है। अब जो उसकी मुसीबत पड़ने वाली है वो ये है कि IMF कहेगा प्राइवेटाइजेशन करें, पावर में पीपल्स पार्टी बैठी है वो नहीं करने देगी। इस बात के ऊपर गवर्नमेंट फंस जाएगी। तो क्या करना है? मुझे फाइनेंस मिनिस्टर ने मुझे बता दें, मुझे ये समझा दें कि काम क्या है, मुझे ये समझा दें कि काम क्या है। काम तो बहुत सारे होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर के। अरे जब विफाकी बजट पेश होगा शब्बर जैदी साहब, और जो नहीं, और 25 साल का बजट उठा लें की इकोनॉमी का पहिया चलाने की जो पॉलिसीज होंगी। कौन सी पहिया इकोनॉमी का चल रहा है? पहले कौन सा पहिया चला है जो अब चलेगा? आप बताएं तो सही, कौन सा पहिए की बात कर रही हैं आप? पाकिस्तान की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हुई है, शरीक हुई है। जो मंशूर में इतने वादे किए गए हैं, किसके वादे? किसने वादे किए? तो आपने वादों पर यकीन कर लिया? नहीं, they'll have to implement something, right? कौन सी, क्या मुझे बताइए। तो आप ये मुझे कह रहे हैं शब्बर जैदी साहब कि अब सब जो है वो घर चले जाए, जो IMF कहेगा वो होगा, पेट्रोल की कीमतें पहले आप मुझे ये बताइए कि पिछले 2 साल कम से कम लगा लें, कोई ऐसी चीज बता दे जो IMF की मर्जी के बगैर हुई हो। तो अब भी यही एक चीज बता दें मुझे, एक चीज बताएं कि ये हो गई। अब तो एक और मुसीबत आने वाली है ना कि आपके सर पे SIFC भी बैठा हुआ है और आपको पीपल्स पार्टी सामने बैठी हुई है आपके, जो प्राइवेटाइजेशन की मुखालफत कर रही है। SIFC जिसको आपने कहा था सुपरा कैबिनेट होगी, अभी भी है। शहबाज शरीफ की सुपरा कैबिनेट, शहबाज शरीफ तो लेकर आए उनको, शहबाज शरीफ तो लेकर आए हैं। हाँ, तो अगर वो वजीर आजम बन जाते हैं तो उनकी सुपरा कैबिनेट है। तो फिर इसका मतलब कि माशी पॉलिसीज में कोई इंडिपेंडेंस इस वक्त नहीं होगी। नादिया, तुम एक बार एक बात इस्तेमाल कर रही हो, लफ्ज पॉलिसी। पॉलिसी उसकी होती है जिसके पास कोई जगह हो, हमारे पास नहीं है, जगह नहीं है ना। अच्छा चलें, तो देन लेट्स टर्न दिस अराउंड। वो कौन से इकदामात हैं जिस पर आप हमेशा नाला रहे, जो पिछले वफाकी वजीर खजाना ने लिए, कि उनको कम अज कम अब ये नहीं करना चाहिए? देखिए पहली बात ये है ना कि जो फिर वो वाला प्रॉब्लम आने वाला है कि जो आपका डॉक्यूमेंटेशन करनी है, ट्रेडर के खिलाफ जाना है, ट्रैक एंड ट्रेस लगाना है, उसमें उनका पॉलिटिकल मैंडेट आउट हो रहा है। PMLN अब अफोर्ड नहीं कर सकती पंजाब में पॉलिटिकल मैंडेट को खराब करना आपने। तो ये तो कांटों का ताज है, ये तो कांटों का ताज है। आप किस दुनिया में बैठे, वो क्या अफोर्ड कर सकते हैं इस वक्त? उनकी जो इतनी डायलूटेड मैंडेट है, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं कि ट्रेडर्स को नाराज करें? और अब क्योंकि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो उनकी नामजद वजीर आला भी हैं, जो बन भी जाएंगी, तो इसका मतलब कि ये टैक्स के जो बेस के हवाले से तो IMF तो कहेगा, आप तो कह रहे हैं IMF जो यही तो मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि बेहतर है कि उसके क्यू ब्लॉक में जाके नहीं बैठे, किसी सेक्रेटरी के हवाले करे, चला लेगा वो उसको। मैं ये कह रहा हूँ, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि बैंकर शंकर आके बैठ जाए, क्वाइट पॉसिबल। नहीं, टॉप कंटेंडर तो डार साहब हैं, मुझे नहीं पता, मैं किसी की ज़ात पे कमेंट नहीं करना चाहता, मैं किसी की ज़ात पे कमेंट नहीं करना चाहता, मगर मैं ये आपको कह रहा हूँ, मगर दादिया सवाल ये नहीं है। ओके, देखिए जो एक मिनट टेल मी वन थिंग, 3 साल के लिए जो बेल आउट पैकेज हम लेने जा रहे हैं, प्लीज अहदाफ जो वजारत खजाना सेट कर रहा है। हम जब भी पाकिस्तान इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हमारे पास सिर्फ IMF रह गया बस। जब भी पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स, IMF में क्या होगा, IMF क्या करेगा, IMF ये होगा, IMF होगा, क्या पाकिस्तान नहीं, तो पाकिस्तानियों के पास सिर्फ IMF है और कुछ नहीं है। नहीं, तो हम 90s के बाद जिस तरह इंडिया ने किया, मनमोहन सिंह आए और किया, वो हमारे यहाँ से कोई नहीं कर रहा। तो नहीं कर रहा तो उसको वो उस पर बात करें ना। IMF की बात क्यों करते हैं आप लोग? सारा IMF खोल के बैठ जाते हैं और IMF। तो आप मुझे बता दें कि आप पिछली हुकूमत में जब थे, ठीक है, 7 महीने बाद मैं तो छोड़ के आ गया था। क्यों आ गया था? ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपकी जनरल बाजवा से मुलाकातें हुई? पेशवार, बिल्कुल। इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड ये कहा करते थे कि जनरल बाजवा कहते हैं एहतिसाब छोड़ो और मईशत की तरफ देखो। ये बेकार की बात है। नहीं, प्लीज मुझे बेकार की बात नहीं, आई जस्ट वांट टू नो कि क्या, आई वांट टू नो कि क्या वो वाकई चाहते थे कि इकोनॉमी जो है वो ग्रो करे? यस, मेरे इमरान खान का और सबका। देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, पाकिस्तान में कोई पॉलिटिशियन ये नहीं चाहता कि इकोनॉमी ग्रो नहीं करे। पहले समझने की कोशिश करें। शहबाज शरीफ भी चाहते हैं, नवाज शरीफ भी चाहते हैं, इसाक डार साहब भी चाहते हैं, इमरान खान भी चाहते हैं, मगर जब एक दुकान चलने वाली नहीं है तो उसे कैसे चलाएंगे?
तो फिर आप बता दें दुकान बैंक करप्ट हो चुकी है। तो फिर कैसे चलेगी? दुकान को पहले बैंक करप्सी अनाउंस करें, इसकी बैंक करप्सी अनाउंस करें कि दुकान बैंक करप्ट है। अगर आप आते बड़े बड़े वादे करके कि ये बड़ी अच्छी दुकान है, मैं इसको ये करूंगा, मैं बिजली दूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, आप ये कहें कि देखिए अभी रिसेंटली अर्जेंटीना में इलेक्शन हुआ, वहां पे एक प्रेसिडेंट आया, उसने क्या कहा आने के बाद? क्या कहा? उसने कहा कि आप लोग 3 साल तक मुश्किलें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हों। उसने ये सारी उसकी पूरी आप उसकी तकरीर सुने। हमारे यहाँ तकरीर ये क्यों नहीं होती? आते हैं और आगे शुरू हो जाते हैं नई नई कहानियां देके। नहीं शब्बर साहब एक मिनट, जो कोई आता है वो कहता है कि अवाम को ये कड़वी गोली निकलनी पड़ेगी। किसी ने नहीं कहा कड़वी गोली सिर्फ उसने बकवास की है उस हद तक। कड़वी गोली उसने बताया नहीं कि ये करना है। देखिए मैं फिर आपको कह रहा हूँ, अर्जेंटीना में छोड़े अर्जेंटीना का, मुझे बताएं पाकिस्तान को दुकान चलाने के लिए क्या करना होगा? पाकिस्तान को दुकान चलाने के लिए सबसे पहले अपना NFC अवार्ड को रिव्यू करना पड़ेगा। सेकंड, दूसरा अपनी डेट जो है लोकल डेट उसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, डेफर करना पड़ेगा, उसमें राइट ऑफ लेना पड़ेगा। आप लोकल डेट सर्विस नहीं कर सकते। आपका जो लोकल डेट है वो इतना बड़ा हो गया है कि वो सारे बजट को स्वीप कर खा रहा है वो। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। आपको नए प्रोविंसेस बनाने पड़ेंगे, आपको डिवोल्यूशन रियल एस्टेट में करनी पड़ेगी, आपको टैक्सेस को डिवॉल्व करना पड़ेगा। ये जो कहानी आप बिला वजह की खेल रहे हैं, IMF आ गया, IMF चला गया, ये हो गया, ये बेकार की बकवास है, सब कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ तो ठीक है, वही रिस्ट्रक्चरिंग जो हमें करनी है, जो भी करनी है, जो मर्जी नाम दे दें आप इसको, जो मर्जी नाम दे दें, रिस्ट्रक्चरिंग कह लें, कुछ भी कह लें, जो मर्जी आप कह लें। ये जब आप ये खुद कह रहे हैं कि आपके पास जो डेट है वो आपका 90% ऑफ बजट को खा रहा है नहीं खा रहा। 8,500 बिलियन का डेफिसिट होगा इस साल, 8,500 बिलियन का होगा, नहीं होगा? कितने टैक्सेस लगाएंगे आप लोगों पर? आप क्या 20% इंटरेस्ट रेट के साथ मुल्क चला सकते हैं? कौन सा मुल्क चलता है? इकोनॉमी चल ही नहीं सकती जो आपका डिस्काउंट तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ। तो आप क्या बातें कर रहे हैं? IMF नॉन IMF। लेकिन मुझे एक बात बताएं शब्बर साहब, देखिए IMF में तो जाना है, वरना वो डिफॉल्ट से जाने की बात SIFC आपने बनाई, आपने कहा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, नहीं आई ना। जब SIFC बनाई थी, मैं वाहिद आदमी था जिसने कहा था कि ये इन्वेस्टमेंट, इसको आप कह रहे हैं नहीं आएगी, नहीं आई ना। फिर आप लोगों की तो हिम्मत नहीं थी कहने की। मैंने कहा था ना, कोई था पाकिस्तान में माइक हलाल जो कह के नहीं आएगी? मैंने कहा था ना नहीं आई। और अब आप समझते हैं, क्योंकि अब ये कहा जा रहा था कि जब इलेक्टेड गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी देयर इन प्लेस, तो तब फिर लोग जाहिर है कि देंगे पैसे और आएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कौन आएगा इस गिरती हुई इमारत में, जब आपकी इमारत खुद गिर रही है और आपकी इमारत में हर रोज आ रही है? देखिए मैंने एक प्रोग्राम में एक बात कही है, पाकिस्तान की कौम 8 फरवरी को जिंदा हो गई, मजबूत हो गई थी दिन में, मगर पाकिस्तान की कौम 8 फरवरी की शाम को दोबारा कमजोर हो गई। अगर आप इसको चलाएं तो चला दीजिएगा। हम तो चलाएंगे। पाकिस्तान की कौम 8 फरवरी 2019 शाम को वो मायूस हो गई। अच्छा, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आप कोalition बनाने जा रहे हैं ये नहीं चल सकती। तो फिर क्या करें? नेशनल गवर्नमेंट बनाएं, जो आप कहते आए हैं जी, और उसमें ये सारी चीजें एक बेसिक इसलिए अभी तो देखिए सुन लें, अभी तो शहबाज शरीफ साहब ने ये साबित करना है कि मैं सही काम कर रहा हूं। अभी किसी को साबित नहीं करना, आप सब मिलकर बैठे पाकिस्तान को चलाएं। अभी तो आप मैंने ये कर दिया, आपने ये कर दिया, वो एक साहबजादी आ गई अब्बा की तस्वीर लेके असेंबली में। ये क्या बकवास है? ये क्या बकवास है कि असेंबली में तस्वीर लेके बैठा हुआ है? देखिए पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें होती हैं। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप लोगों के अंदर ये इखलाकी हिम्मत नहीं है ये कह सकें कि ये नहीं होना चाहिए। ये क्यों हो रहा है? एक्सक्यूज मी, आप उन पे कमेंट कर रहे हैं, दीगर पार्टियां क्या आपने नहीं, अगर गलती जो भी करे वो गलत है, गलती जो भी करे वो गलत है। बट दिस इज अ नॉन इशू राइट? दिस इज नॉट, दिस इज अ इशू, दिस इज अ इशू बिकॉज़ दिस शोज अ प्रायोरिटी, दिस इज अ इशू, दिस शोज अ प्रायोरिटी कि आपके लिए ये शख्सियत इंपॉर्टेंट है, आम आदमी इन्वॉल्व नहीं है। ये दिस इज नॉट अ नॉन इशू, इज अ इशू कि आपने एक आदमी की तस्वीर लेके बैठे हुए हैं कि ये क्या पाकिस्तान का मसीहा है? नहीं तो उनको वही इकोनॉमी चलाएंगे, यही तो बता रही थी नून लीग। नून लीग ने यही कहा था ना। तो वो तो नहीं आ रहे प्राइम मिनिस्टर, बनाए ना प्राइम मिनिस्टर उनको। नहीं, वो उन्होंने अपने भाई को कर दिया। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनको सादा अक्सरियत नहीं मिली, उनका ये रीजन है। नहीं जो खैर इसको छोड़ दें। आपने कहा कोalition गवर्नमेंट नहीं चल सकती, नहीं चल सकती।
तो नेशनल गवर्नमेंट में मींस व्हाट? एवरी पार्टी। एवरी पार्टी। तो तहरीक इंसाफ बैठने को तैयार होगी? बिल्कुल तैयार होगी। किसने कह दिया आपसे? खान साहब पीपल्स पार्टी के साथ मिल करके अपने बैक्ड कैंडिडेट्स के साथ हुकूमत बनाने को तैयार नहीं थे, आप कहते हैं वो नेशनल गवर्नमेंट के लिए तैयार होगी? आप टाइम गुजरने दें, देखिए आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, चलने दें। क्या कोई और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ सकता है? नहीं होते, देखिए अभी तो 4 दिन हुए। अभी आज की अखबार में खबर पढ़ रहा था कि MKM के और PMLN के इख्तिलाफात पैदा हो रहे हैं। अभी मैं कल पढ़ रहा था। नहीं, वो तो वजारतों पर होते हैं। वजारतों में तो इसी तरह शुरू होती है ना कहानी, अभी इसी तरह शुरू होगी ना, वजारतों पे हो रहे हैं ना। अभी तो गवर्नमेंट बनी नहीं है, अभी तो गवर्नमेंट बननी है। उनके नंबर पूरे हो गए, उन्होंने इनको बहाल कर दिया। तो इसका मतलब स्मूथ सेलिंग नहीं क्या? होगी? स्मूथ सेलिंग नहीं होगी इस गवर्नमेंट। स्मूथ सेलिंग नहीं, सेलिंग ही नहीं होगी। आप कौन सी स्मूथ सेलिंग की बात करिए? कौन सी स्मूथ सेलिंग? देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये बेकार की बात है कि स्मूथ सेलिंग होगी या नहीं होगी। देखिए एक मिनट, ये सब इररिलेवेंट है, ये सब इररिलेवेंट है। ये सारी चीजें, पार्लियामेंट, SIFC, ये सब इररिलेवेंट है इस स्ट्रक्चर में जिसमें आप बैठे हैं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान में, इस IFC प्रोग्राम में, इस 20% इंटरेस्ट रेट में, इस बोरोइंग में, इस फॉरेन बोरोइंग में आप इस दुकान को नहीं चला सकते। लेट्स स्पीक क्लियर। ओके, सो यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ स्टेप्स, वो तो सबको पता है ना। और आपको नहीं, ये लगता है, एक सेकंड, आपको ये लगता है स्टेप, ये कहने से कुछ नहीं होता ना। शब्बर जैदी साहब, देखिए आपने खुद कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज वेरी मच इंटरेस्टेड कि इकोनॉमी चले। करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी, वो भी कई जगह बयान दे चुके हैं ना इस हवाले से कि हम कशकोल को तोड़ना चाहिए, हमें ये कशकोल को तोड़ने वाली कहावत मैं 20 साल से सुन रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा अल्फाज से कुछ नहीं होता। अल्फाज कहने से कुछ नहीं होता। तो काम तो इन लोगों ने करना है ना। अभी जो आपने कराची में देखा है, जिस तरह ट्रैफिक बंद है, जिस तरह ऐशी चल रही है, जिस तरह की गाड़ियां खड़ी हैं, ये कशकोल तोड़ने वाली बातें। ऑस्टेरिटी मतलब बहुत सारी चीजें, मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी वी नीड। नहीं, मैं कह रहा हूं पहले कुछ तो दिखाए ना एक दफा, कुछ तो दिखाए ना एक दफा। तो बनने तो दें हुकूमत कि ये है। आपने ये चीज नोट की है, पता नहीं नोट की या नहीं की, जितनी भी असेंबलियों के इजलास हो रहे हैं, ये सारे हॉल नए बने हैं। क्यों नए बने हैं? इंग्लैंड में नया बना, इंग्लैंड में क्या असेंबली का हॉल नया बना था? पाकिस्तान में क्यों नया बना? आपने ये सवाल कभी रेज किया? जो असेंबली का हॉल सिंध असेंबली में था, ये नया क्यों बना है? मुझे समझाइए जरा। इंग्लैंड में हॉल आज भी है ना। हमारे जो प्रायोरिटीज हैं, हमारी प्रायोरिटी फ्यूडल है, हम बदमाश हैं, हम गुड्डे हैं। आप बताएं ना, पंजाब असेंबली का नया हॉल क्यों बना? सही, इंग्लैंड में बना, अमेरिका में बना है कभी? तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल नाउमीद हो चुके। नाउमीद नहीं हुए, हम ये कह रहे हैं कि बारी हमारी आने वाली है। हमारी क्या मतलब? ये आम आदमी की बारी आने वाली है, ये इस तरह नहीं चल सकता। आपने कहा दिन में आई थी बारी, शाम को जो है वो उनको सुला दिया गया वापस। क्या जी? दिन में आवाम की बारी आई थी 8 फरवरी को, आपने कहा। हाँ, ना। हाँ। और शाम को नहीं, मगर वो शाम खत्म होने वाली है, कभी उसका दिन भी निकलेगा। अच्छा, ओके शब्बर जैदी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। वेल, एज वी प्रोसीड, हुकूमत साजी जैसे ही होगी और जो टास्क इस वक्त मौजूदा हुकूमत की, यानी कि मौजूदा क्या मैं कहूँ कि जैसे हुकूमत साजी वो मुकम्मल हो जाती है, तो पहला टास्क जो है वो IMF के पास जाना और देखना है कि 3 साल के लिए जो IMF का प्रोग्राम हासिल करना है उसमें किस हद तक हम कामयाब होते हैं। और उसके बाद जो विफाकी बजट पेश होगा आने वाले दिनों में, माशी माहिरीन यही कहते हैं कि सख्त फैसले लिए जाएंगे। और जैसे शब्बर सैदी साहब ने कहा कि इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तमाम तर डिक्टेशन जो है वो IMF की जानिब से किया जाएगा। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब। वेलकम बैक। हुकूमत की तश्कील के लिए जो मराहिल हैं वो अब तय होते नजर आ रहे हैं। आज सिंध असेंबली में भी 9 मुंतखब नुमाइंदों की जो हलफ बर्दारी हुई, अलबत्ता उसके अंदर GDA ने, जमात इस्लामी ने, तहरीक इंसाफ बैक कैंडिडेट्स ने, उन्होंने हलफ नहीं उठाया। जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मिल करके आज बड़ा भरपूर एहतजाज कराची में हुआ, बड़ी सड़कें भी बंद थीं। लिहाजा जो हुकूमत बनने जा रही है उसमें जो वफाक में भी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिलकर हुकूमत तश्कील करेंगे। इनमें जो अपोजिशन बेंचेस पर बैठने जा रहे हैं वो कितनी टफ अपोजिशन साबित होगी, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम ने भी ये कह दिया है कि वो इस पूरे 5 साल में अब हुकूमत नहीं बल्कि अपोजिशन का हिस्सा बनेंगे। और बहुत से मामलात हैं इस हुकूमत को दरपेश, और इसी असना में हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चंद सीनियर रहनुमा जो कि नवाज शरीफ साहब से करीबी उनका ताल्लुक भी है, करीब समझे भी जाते हैं, वो कुछ इस इत्तेहाद से इतने खुश नजर नहीं आते। इसे सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। सेनेटर साहब, वैसे लग रहा है कि ये जो हुकूमत साजी होने को है,
इसके बाद जो मामलात हैं वो कुछ 16 माह की तरह नहीं होंगे कि जैसे कि एक बड़ी हिमायती किस्म की ऑपोजिशन थी राजा रियाज साहब की शक्ल में, या फिर वो जो तहरीक इंसाफ से तोड़े गए थे, सिंध हाउस में बैठे थे, वो भी जो बैठे थे वो भी बस एक जिसे कहते हैं बड़ी होम्योपैथिक सी ऑपोजिशन थी। इस मर्तबा सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं, लेकिन जो सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं वो फजलुर रहमान साहब की जमात है। आपको लगता है कि अब जो ऑपोजिशन है वो इस हुकूमत के लिए मुश्किलात जरूर पैदा करेगी? बहुत शुक्रिया नादिया। हर अपोजिशन हुकूमतों के लिए मुश्किलात पैदा करती है, और मेरा ख़्याल है कि हमारे यहाँ तो अपोजिशन अपना फ़र्ज़ मनसबी यही समझती है कि हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा की जाएँ, उसके रास्ते में रोड़े अटकाए जाएँ, उसे चलने ना दिया जाए, उस पर तनकीद रवा नारवा हर तरह की जाए। तनकीद की हद तक ठीक है, उनका फरीज़ा है, निशानदेही करनी चाहिए कि यह गलत हो रहा है, उसका उनका रोल ही है। लेकिन हमारे यहाँ बावजूद अपोजिशन जब पार्लिमानी दायरा कार से निकल जाती है और जो जमहूरियत की अक़दार हैं या रवायात हैं उनको छोड़ देती है, या असम्बलियों से बाहर आ जाती है, सड़कों पे आ जाती है, हंगामा और फसाद शुरू कर देती है, तो फिर निज़ाम को धचका लगता है, और हमारे यहाँ ये धचका लगता रहा है। सही। हम ये तवक्को करते हैं कि हमने जिस तरह 2013 से 2017-18 तक एक मिसाली हुकूमत का तस्वुर पेश किया, इसी तरह हमने 2018 से लेके 2022 तक एक मुहज़्ज़ब अपोजिशन का रोल भी प्ले किया। हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे इलेक्शन के ऊपर, हमारे साथ भी बड़े नारवा इक़दामात हुए थे, हम भी जेलों में बैठे हुए थे और इलेक्शन करा लिए गए, हमारे टिकट भी मनसूख किए गए, हम भी आज़ाद कैंडिडेट्स के तौर पर आज तक सेनेट में बैठे हुए हैं। लेकिन हमने कभी ये नहीं किया है कि असम्बली को छोड़ के सड़क पर आ जाएँ और वो वतीरा इख्तियार करें जो एक मखसूस जमात करती रही है या जो उसके साथ मिलके कुछ और जमातें करना चाहती हैं। हम तवक्को रखते हैं कि जो बुनियादी तौर पे हमारी अपोजिशन है वो इमरान खान की जमात है, चाहे वो सुन्नी तहरीक की शक्ल में है या किसी भी शक्ल में है, तो वो जमहूरी रवैयों के मुताबिक हमारी गिरफ्त करेंगे, हम पे तनकीद करेंगे, अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन सेनेटर साहब, आप लोग तहरीक इंसाफ के धरनों को जिक्र करते आए हैं कि उसकी वजह से बहुत कुछ हुआ, लेकिन आप देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कह चुके हैं कि ना सिर्फ पार्लियामान के अंदर बल्कि जो उनका सड़कों के ऊपर एहतजाज है, जो कि आज उसकी आपने एक थोड़ा सा ट्रेलर देखा होगा, वो भी भरपूर तरीके से करेंगे। मौलाना साहब को वैसे आप लोगों ने काफी नाराज कर दिया। देखिए, मैं ज़ाती तौर पर मौलाना की जो जमहूरियत के लिए, सियासत के लिए, पार्लिमान के लिए उनकी खिदमात हैं, मैं उनका बड़ा मद्दाह हूँ। वो मेरे दोस्तों के हलके में भी हैं और मेरी ख्वाहिश ये है कि वो इस निज़ाम का हिस्सा बने, और मेरी जमात की भी ये ख्वाहिश है कि मौलाना इस निज़ाम के अंदर आएँ और अपना एक जमहूरी तामीरी किरदार अदा करें। मौलाना की तादाद बहुत ज़्यादा ना सही, 6 शायद उनके अरकान हैं, या इससे 6 या 7 होंगे, लेकिन उनकी आवाज़ बड़ी तवाना है, उनका हल्का बहुत बड़ा वसी है, और जमहूरियत के लिए उनकी आवाज़ हमेशा बड़ी मजबूत रही है। अच्छा। हम उन्हें चाहते हैं कि वो हमारे साथ आएँ, और अब भी ये दरवाजे खुले हैं, और समहाउ मुझे यकीन है कि मौलाना हमारी इस आवाज़ पे किसी न किसी वक्त लब्बैक ज़रूर कहेंगे, और वो ऐसे निज़ाम का या इस तरह की किसी तहरीक का या इस तरह के किसी लाए अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे जो जमहूरियत को डीरेल करे। अच्छा। वो ऐवान के अंदर आ रहे हैं, अपना हल्फ उठा रहे हैं, अपोजिशन में बैठ रहे हैं, और उन्होंने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की है जिसका मतलब ये हो कि ये पार्लियामेंट दरम बरम हो जाए। सेनेटर साहब, जब आप कहते हैं कि मेरी जमात के दरवाजे खुले हैं, हम चाहते हैं वो हमारे साथ मिलकर चले, बलूचिस्तान के हवाले से तो वो बेचारे आए थे मिलने के लिए, लेकिन उनसे कहा गया कि आपने देर कर दी। वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपके मामला तय हो चुके हैं। देखिए, इसकी वजाहत हमने कर दी थी कि हमने कोई ऐसी बात उनसे नहीं कही थी। अलबत्ता हमने ये ज़रूर उनसे कहा कि चूँकि हमारे मामलात जो हैं वो मरकज़ में भी तय हो चुके हैं, और मरकज़ के जो हमारे मामलात तय हुए हैं उसमें आप शरीक नहीं हैं हमारे साथ, तो हम वही जो तसव्वुर या नज़रिया हमारे इत्तेहाद और इत्तेफाक का है वो वहाँ भी कार फरमा होगा। तो ये हमारी एक पॉलिटिकल कंपल्शन थी जिस वाज़े किया गया मौलाना के ऊपर। लेकिन मौलाना के मैं इसलिए कहता हूँ कि मौलाना के बारे में हमारे दिलों में बड़ा नरम गोशा मौजूद है, और उस नरम गोशे की वजह से हम किसी भी वक्त
एक दूसरे के बहुत करीब आ सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सेनेटर साहब, अभी गुज़िश्ता चंद रोज़ से आपके भी जो बयानात सामने आ रहे हैं, इसी तरह मियां जावेद लतीफ़ हो गए और भी दीगर रहनुमा हैं, आप दोनों तो चलें मैं कहूँगी कि ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि मरकज़ में जिस तरह का इत्तेहाद बन रहा है, कुछ ज़्यादा आप लोग खुश नहीं हैं। अच्छा, अगर खुश का लफ्ज़ अगर दुरुस्त नहीं तो मैं ये कहूँ कि मुतमईन नहीं है। देखिए नादिया, मैं इस मामले में मेरा ख्याल है कि बड़ी वजाहत के साथ अपनी बात कहना चाहता हूँ। बहुत खुश हैं इस एतबार से कि अगर ये निज़ाम ना आता, PTI जो है या उसके जो हिमायत याफ्ता इत्तेहादी हैं, वो खान साहब की हिदायत के मुताबिक ऐलान कर चुके हैं कि ना हमारे साथ मिलेंगे ना PPP के साथ मिलेंगे, तो वो दरवाज़ा बंद हो गया। अब दो जमातें रहती हैं, इनके कंधों पे बहुत बड़ा बोझ है। पहला बोझ ये था कि इस असम्बली को बचाया जाए। अगर हम भी हुकूमत नहीं बनाते, वो भी नहीं बनाते, हम अपनी शराइत पे अड़े रहते हैं, वो अपनी शराइत पे अड़े रहते हैं, हुकूमत नहीं बनती। हुकूमत बन रही है और इसमें हमारी ख्वाहिश ये थी और अब भी है कि पीपल्स पार्टी इसके अंदर शरीक हो जाए, अमलन शरीक हो जाए। लेकिन वो उनकी अपनी तरजीहात हैं, उनकी अपनी हिकमत अमली है, उनकी अपनी पॉलिसी है। इसके बावजूद हम तवक्को रखते हैं कि वो जो मामलात आगे चलेंगे तो हमारे दरमियान उस तरह की शकरंजियाँ नहीं पैदा हो जाएंगी कि जिस तरह एक जमात पे तमाम तर जिम्मेदारी डाल दी जाए और दूसरी जमात जो है वो ये कहे जी कि ये जिम्मेदारी आपकी है। मिसाल के तौर पर पेट्रोल की कीमतें बढ़नी हैं या प्राइवेटाइजेशन होनी है या बिजली की कीमतें बढ़नी हैं या और इस तरह के नामकबूल अक़दामात होने हैं, IMF के साथ मुआहदा होना है, तो हमें प्राइम मिनिस्टर के वोट के लिए इन तमाम चीज़ों के साथ हिमायत भी चाहिए होगी। अगर वो हिमायत हमें नहीं मिलती और हम इन मामलात में यक्का व तन्हा होकर रह जाते हैं तो कौमी बहरान जो है वो गहरा हो जाएगा और मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे, पार्लियामेंट डामाडोल हो जाएगी। और हम पीपल्स पार्टी के साथ पहले भी बैठ चुके हैं, मीसाक जमहूरियत कर चुके हैं, बहुत सी आईनी तरामीम कर चुके हैं। लेकिन फैसल करीम कुंडी साहब ने कल मेरे ही प्रोग्राम में कहा था, फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा था कि हमारा एक्सपीरियंस 16 माह का नून लीग के साथ अच्छा नहीं रहा, लेकिन तब भी वो आप ही वाली रीजनिंग दे रहे हैं कि मुल्क को आगे लेकर जाना है और क्योंकि तहरीक इंसाफ उनके साथ बैठने को तैयार नहीं थी, लिहाजा और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सेनेटर साहब कि बीच में ये खबरें भी आ रही थी कि नवाज शरीफ साहब, आपको याद होगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद भी वो ये चाहते थे कि फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाया जाए। खैर, फिर उसकी दूसरी वजूहात वो खुद भी बयान कर चुके हैं जब वो वापस मुल्क तशरीफ लेकर आए। लेकिन अभी भी खबरें आ रही थी कि वो कहते हैं कि पंजाब में तो हुकूमत कायम कर ली जाए लेकिन मरकज में हुकूमत का हिस्सा ना बना जाए। और कल जावेद लतीफ साहब ने कहा कि हमें बांध कर जबरदस्ती ये हुकूमत दी जा रही है। देखिए, जावेद लतीफ़ साहब तो अपने बयान की तशरीह और वजाहत ख़ुद कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो भी अरेंजमेंट हुआ है या जो भी मुआहदा हमारा पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है, मियाँ साहब की या मेरी या शहबाज साहब की ख्वाहिश शायद ये ना हो कि इस तरह से हो, लेकिन हुआ है तो उनकी रजामंदी से हुआ है, उनकी नाड से हुआ है। सही। उनकी मंजूरी के बगैर इस तरह का मुआहदा नहीं हो सकता। लिहाजा हम ये समझते हैं कि ठीक है, हमने ये बोझ अपने सर पे उठा लिया है, लेकिन तवक्को ये रखते हैं कि हमें हमारे सर के ऊपर बोझ लादने में जो जमात हमारे साथ शरीक है या MQM शरीक है या दूसरी जमातें शरीक हैं, वो इस बोझ को उठाकर चलने में भी हमारा दस्तो बाजू बनेगी तो निज़ाम आगे चलेगा। हाँ, लादनी मतलब ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने ज़बरदस्ती आपको ये दिया है और ऐसा लगता है जैसे नून लीग मजबूरी तौर पर ये कर रही है। आई मीन दिस इज़ हाउ इट इज़, ये नज़र आ रहा है। आपने जो जिम्मेदारी की बात की कि जो मुश्किल फैसले हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी ने बड़े साफ अंदाज में कह दिया है कि आईनी ओहदों पर तो वो होंगे लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो अब जबकि काबीना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी, आई एम श्योर के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का भी कोई ना कोई शेयर ज़रूर होगा, लेकिन क्या जो मुश्किल फैसले हैं, जैसे आपके मंशूर में जितने भी आपने वादे किए थे, उस पर अमल दरामद हो सकेगा? जैसे नैब का खात्मा, जैसे प्राइवेटाइजेशन, जैसे मुफ्त बिजली और दीगर जो आपने अपने मंशूर में वादे किए। देखिए, हमने मुफ्त बिजली का तो खैर कोई वादा नहीं किया, वो पीपल्स पार्टी का वादा था 300 यूनिट तक।
वो देखेंगे, मिलजुल के करेंगे। लेकिन जहाँ तक नैब का आपने जिक्र किया है, नैब तो उनके मंशूर के अंदर भी ये शामिल है कि इसको ख़त्म किया जाएगा। वो बहुत पहले से, वो तो हमसे बहुत पहले से कह रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हमारी वजह से कोई रिलेक्टेंस थी, लिहाजा उसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि नैब का खात्मा मिलजुल के करेंगे। हमारी 2/3 इंशाल्लाह अक्सरियत हो रही है, हम आईनी तरमीम कर लेंगे। 62, 63 के हवाले से भी पीपल्स पार्टी हमारे साथ है, वो तरमीम भी बआसानी हो जाएगी। जहाँ हमें दिक्कत पेश आएगी वहाँ हम मिल बैठेंगे और देखेंगे कि उनके मंशूर को और हमारे मंशूर के अंदर कहाँ कम्युनैलिटीज़ आती हैं और कितना हम एक दूसरे के करीब तर होकर रह सकते हैं। इस वक्त नादिया मसला हुक्मरानी का नहीं है, ना अपोजिशन में बैठ के नारे लगाने का है। सही। मसला उस बहरान का है जिसमें इसको 2017 के बाद इस खाई में डाल दिया गया है। पाकिस्तान को 28 जुलाई को नवाज शरीफ को धक्का देके हमने एक शख्स को धक्का नहीं दिया, हम पूरे पाकिस्तान को धक्का दिया है और उसे खाई में डाल दिया है। अब उस खाई से हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश सिंसेरिटी के साथ अगर सारी जमातें करेंगी तो ये खाई से निकलेगा। अच्छा। अगर कोई एक जमात पॉइंट स्कोरिंग में चली जाएगी तो फिर मामला खराब हो जाएगा। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर हों। वेलकम बैक। इन फोकस हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। सेनेटर साहब ये बताएं, नवाज शरीफ साहब ने ज़ाहिर है ये तो फैसला कर लिया कि वो वजीर आज़म नहीं बनना चाहते, लेकिन कौमी असम्बली की अपनी नशिस्त से वो हलफ उठाएंगे, और क्या ये भी कहीं अभी बातचीत है कि वो काबीना का हिस्सा बनना चाहते हैं या सिर्फ वो एज मेंबर पार्लियामेंट रहेंगे? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है कि वो काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वो पार्लियामेंट का रुकन रहेंगे और पार्लियामेंट के एक रुकन के तौर पे उनका एक कद काठ है, वो एक बड़े लीडर हैं, उसकी हैसियत से अपना किरदार अदा करेंगे। राइट। और फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से अभी किसी किस्म का कोई डिसीजन हुआ है? किसी भी मिनिस्टर के बारे में कोई डिसीजन नहीं हुआ, इंक्लूडिंग फाइनेंस। ओके। एक चीज मुझे बताएगा कि जो भी मिनिस्टर्स हैं जो काबीना में जाहिर है जिसका हिस्सा होंगे शहबाज शरीफ साहब की, अगर शहबाज शरीफ साहब वोटों से प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो जाते हैं ऐवान में, क्या वो सोल प्रोरोगेटिव होगा मुस्लिम लीग नून का, या इसमें भी वही मशावरती अमल चलेंगे पीपल्स पार्टी और MQM के साथ? देखिए नादिया, ये तो ऑब्वियसली जब हमारा एक शराकते इक़्तिदार का फार्मूला है, शराकते इक़्तिदार का ये मतलब नहीं है कि वो अगर काबीना के अंदर नहीं है तो वो उस इक़्तिदार के दायरे से बाहर निकल गए। वो सदर ममलकत के ओहदे पे फायज होंगे, बहुत से दूसरे आईनी ओहदे होंगे उनके साथ, तो हम बिल्कुल मुशावरत के साथ उनके साथ चलेंगे और तमाम अक़दामात जो हैं हुकूमत को आगे चलाने के लिए जो बड़े बड़े फैसले हैं वो उनसे मुशावरत के साथ करेंगे। बल्कि हम तो ये चाहेंगे कि जो वसीतर अपोजिशन है वो भी उन बड़े फैसलों के अंदर शरीक हो। सिर्फ महाजाराई और सिर्फ लड़ाई और सिर्फ जंगो जदल अपना वो देखिए, जो बड़े फैसले उस तक तो मैं बात मैं समझती हूँ, लेकिन जाहिर है प्राइम मिनिस्टर क्या काबीना चूज करता है, जब उस काबीना का हिस्सा पीपल्स पार्टी नहीं है तो फिर तो ये उनका अपना अमल दखल होगा। और जाहिर है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, हमें इल्म है कि वो चंद वजारतें, शायद जितनी भी वजारतें उनके तय हों आपके साथ। इलेक्शन कमीशन की तरफ आते हैं सेनेटर साहब, इलेक्शन कमीशन के हवाले से जिन्होंने ये फैसला लेना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में तहरीक इंसाफ के बैक्ड लोग जो शामिल हुए हैं उनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं उसका फैसला होगा। लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं, ज़राए से हैं, कि अगर ये फैसला ना हो सका तो ये मखसूस जो नशिस्तें हैं वो जमातों में मुख्तलिफ बांट दी जाएंगी। आपको लगता है ये अगर ऐसा हुआ ये दुरुस्त होगा? एंड वुड यू बी एक्सेप्टिंग दैट? देखिए नादिया, ये हमारे जब से ये दस्तूर बना है पाकिस्तान का 1973 से और इलेक्शंस का सिलसिला शुरू हुआ है, ये सिचुएशन पहली दफ़ा पैदा हुई है कि एक ऐसी जमात के बहुत से अरकान आज़ाद अरकान के तौर पे आ गए। हमें ये मामला सेनेट में दरपेश है, अब तक दरपेश है। हमारे बहुत से सेनेटर्स हैं जो 2018 में आए थे, उनके नामों के सामने अभी तक PMLN नहीं लिखा हुआ, इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है। तो इनके नामों के सामने भी इंडिपेंडेंट लिखा हुआ। अब इन्होंने एक ऐसी जमात के साथ शमूलियत कर ली है जिसका कोई रुकन मौजूद नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। जो रुकन मौजूद है वो भी एक इंडिपेंडेंट के तौर पे लड़ के आया है, वो अपनी पार्टी के टिकट पे नहीं आया हुआ। सो ये मेरी ख्वाहिश का या किसी और की ख्वाहिश का मामला नहीं है, ये खालिसतन एक कानूनी मामला है, आईनी मामला है। इलेक्शन कमीशन में इस वक्त ज़ेरे गौर है, शायद आजकल में फैसला आ जाए, वो अल्टीमेटली चैलेंज होगा, हाई कोर्टों में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा।
तो लेट अस सी, ये एक बिल्कुल यूनिक केस है, इसको हमें देखना पड़ेगा। इस पे ख्वाहिशात पे नहीं होंगी, कानून और कायदे के मुताबिक अगर उनको नशस्तें मिलनी है मिलें, बेशक मिलें। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन साहब। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के हवाले से इस वक्त दो मौजू जो है वो जेर बहस हैं। एक तो ये कि IMF को खत लिखने का जो ऐलान हुआ है उस पर क्या पेशरफ्त है, और दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो मखसूस नशिस्तें हैं उसका हुसूल। हमारे साथ हैं तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। रऊफ साहब, पहले तो ये बताइए, क्योंकि मुख्तलिफ बयानात आते हैं, क्या IMF को खत लिख दिया गया है? नहीं। ओके, अभी नहीं। ओके, क्या इस मामले पर दोबारा मशावरत हो रही है कि लिखना चाहिए या नहीं? क्योंकि जिस किस्म की कंट्रोवर्सी हुई और जो जाहिर है कि जो कुछ कहा गया कि ख़त लिखना है, ऑडिट के हवाले से लिखना है इलेक्शन के, और बताना है कि ऐसे इन हालात के अंदर मुल्क को कर्ज देना वापस कैसे होगा, तो ये तो सब इस वक्त तहरीक इंसाफ के मुल्क के तो खिलाफ जाती है ये बात, लेकिन आपके खिलाफ भी जाती है। देखिए जी, अभी ये लेटर चूंकि गया नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर कमेंट, उसके कंटेंट्स के ऊपर कमेंट नहीं कर सकूंगा। लेकिन एक स्टेटमेंट हमने इशू की थी कल सुबह, और वो अली जफर साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब की मार्फत से हमने की थी, जिसमें हमने कहा था जी कि हमारा किसी काम करने का इंदिया ये नहीं कि हम कोई रियासत के खिलाफ या मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं या करना चाहेंगे, लेकिन सिर्फ ये कि हम जो रियलिटीज़ हैं उसको आश्कार करना चाहते हैं दुनिया के ऊपर। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है ना सर, उसके बारे में कोई दो ही आरा नहीं है कि ये इंतहाई के आलम में है, और इसको रिट्रीव करना जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो सिर्फ एक ऐसी हुकूमत कर सकती है जिसके पास के अवामी मैंडेट हो, क्योंकि बहुत से टफ डिसीजंस जो है वो लेने हैं। और IMF के प्रोग्राम के साथ भी, जैसा कि आप सबको पता होगा, बहुत सी टफ कंडीशनैलिटीज आती हैं, सही, जो कि आपको उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और उन सब का सबसे ज्यादा बोझ जो है वो गरीब आवाम के ऊपर पड़ता है। सो ये वो कंसिडरेशन थी, खासकर अवामी मफाद की कंसिडरेशन, जो कि हम फील करते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर ये फैसला किया गया है कि लेटर लिखना है। फिर अगर आप मेरे पास 2 मिनट दें तो मैं आपको इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी बता दूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान की मुआशी जो हालात हैं वो दिगरगू हैं, कंडीशंस ऐसी हैं, लेकिन आपको तो फिर और समझना चाहिए कि इस वक्त IMF के साथ जाना फॉर अ बेल आउट पैकेज इज एक्सट्रीमली इमीडिएट एंड हैज टू बी डन। ऐसे में अगर आप खत लिखेंगे कि ये इनके पास अवामी मैंडेट नहीं है, तो इन अदर वर्ड्स यू आर ट्राइंग टू टेल देम कि इनको आप लोन ना दीजिएगा। देखिए, अभी आपके पास कंटेंट्स नहीं है, कंसिक्वेंटली कंटेंट्स के ऊपर कमेंट करना प्रेमेच्योर है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हमने ये कभी स्टैंड नहीं लिया, बल्कि कल जो मैंने बैरिस्टर जफर साहब की स्टेटमेंट रिलीज की है उसमें मैंने ये क्लियरली कहा है कि हम चाहते हैं कि IMF का जो उनके साथ जो हमारा ताल्लुक है, जो रिश्ता है, वो जारी रहे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कभी भी नादिया कि पिछले सालों में जो कर्जा चढ़ा है, आज वो 125 बिलियन प्लस डॉलर्स के ऊपर है, और ये कर्जा जो है ये वापस भी करना है। आज पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी की वजह से है, एंड the other way around also. The economic vulnerability is also because of the political vulnerability. ये दोनों चीजें इंटरडिपेंडेंट है। So हम चाहते हैं कि इसकी रेमेडी की तरफ एक कॉन्क्रीट स्टेप उठाया जाए, और वो कॉन्क्रीट पहला स्टेप जो है, पहला कदम जो है वो है पाकिस्तान में एक जेन्युइनली मैंडेटेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कयाम। तो एक मिनट रऊफ साहब, आपने कहा कि IMF को ऑडिट करने का कहेंगे। देखिए, IMF तो मिजाज ही नहीं है इलेक्शन की ऑडिट का, नंबर 1। नंबर 2, IMF का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपने उनकी जानिब से भी बयान देख लिया होगा कि दे आर रेडी टू वर्क विद द नेक्स्ट गवर्नमेंट। देखिए नादिया, मैंने आपसे 2 दफा कहा है, पहले भी तीसरी दफा रिपीट कर रहा हूं कि आपने अभी लेटर नहीं देखा, उसके कंटेंट्स के ऊपर कमेंट करना प्रेमेच्योर है। चलें, आप तो ठीक है, तो फिर ओके, तो देन वी शैल वेट कि आप क्या लिखते हैं, और उसके कंटेंट्स पे फिर हम आपसे जरूर बात करेंगे। अब जरा दूसरे मुद्दे पर आते हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जो इस वक्त तहरीक इंसाफ बैक कैंडिडेट्स गए और मखसूस नशिस्तों का इंतजार है। ये जो खबरें आ रही है रऊफ साहब कि इलेक्शन कमीशन जाहिर है इस पे फैसला अगले हफ्ते तक लेगा,
आई एम श्योर कि मंडे ऑनवर्ड्स ये डिसीजन तो होना ही है, लेकिन फिर ये ज़राए से इत्तलात आने लगी कि ये भी ऐन मुमकिन है कि ये तमाम मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में बांट दी जाएं। देखिए जी, जो ये सीट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, रिजर्व सीट्स की होती है, वो होती है हर पॉलिटिकल पार्टी की जो नंबर ऑफ सीट्स जो वो विन करता है, जो जीतता है, उसके ऊपर। और अगर ये बंदर बांट करना चाहते हैं, पीटीआई को जबरदस्ती उसके कोटा से डिप्राइव करना चाहते हैं, जैसा कि इस किस्म के बहुत सारे और इक़दामात जो हैं वो माज़ी करीब में लिए गए हैं, तो ये इसको चैलेंज किया जाएगा। हमारी लीगल टीम की जो इस वक्त कंटेंशन है, जो सबमिशन है, वो ये है जी कि हमारा जेन्युइन पॉलिटिकल राइट है, हमारा जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनता है और इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन अपने माजी के रवैये के एन मुताबिक हमें फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमारे राइट से डिप्राइव करती है, तो लाजमी बात है ये भी एक लीगल बैटल बनेगी, फिर कोर्ट्स में जाके ये डिसाइड होगा। अनडिजायरेबल, बट इट अपीयर्स दैट इलेक्शन कमीशन इज डिटरमिन्ड कि वो हमें हमारा कोटा नहीं देगी, इसलिए ये मोस्ट प्रोबेबली दिस विल एंड अप इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। ओके, अच्छा रऊफ साहब, मुझे ये बताएगा, बैरिस्टर अली जफर के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने रिकॉर्ड पे ये कहा कि कबल अज़ वक्त उनकी जो नामजदगी है बतौर चेयरमैनशिप वो अनाउंस कर दी गई और उनके पास दूसरे बहुत सारे ज़ाहिर है इस वक्त काम हैं डीलिंग विद द लीगल केसेस और इस पर अभी मशावरत की जा सकती है, तो क्या ये फाइनल नहीं है, इस पर मज़ीद मशावरत होगी फॉर द चेयरमैनशिप? देखिए, उन्होंने बड़ा क्लियरली और बड़ा कैंडिडली एक स्टैंड लिया है और मेरा ख्याल है कि वी मस्ट ऑनर सच पीपल, जो कि हम लोग वो हैं जो कि झपटते हैं इक़्तिदार के ऊपर, हम लोग वो हैं जो कि इक़्तिदार का कोई रास्ता, कोई हमें नजर आए क्रेविस तो हम उस पर घुस जाते हैं, लेकिन ये वो हैं जिनको इक़्तिदार ऑफर किया गया, पार्टी की चेयरमैनशिप, पीटीआई की चेयरमैनशिप एक बहुत बड़ा ऑनर है नादिया इस वक्त, वो उनको दिया गया। लेकिन उन्होंने कहा चूंकि मैं खान साहब के केसेस हैंडल कर रहा हूँ, मेरे पास लोड बहुत है और ये एक फुल टाइम जॉब है, इसलिए मैं इसको आई फील दैट आई विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू दिस जॉब। कंसीक्वेंटली उन्होंने अपनी जाके सबमिशंस दी, वो इमरान खान साहब को अडियाला में बताई और आपको अब 1 या 2 दिन में आपको पता चल जाएगा कि कौन अगला जो चेयरमैन है वो आएगा जी। यानी इमरान खान साहब अब डिसाइड करेंगे और बताएंगे। लेकिन बैरिस्टर गौहर के हवाले से शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि उनकी खराब परफॉर्मेंस और नाअहली की वजह से उनको इस ओहदे से हटाया गया है, इज दैट राइट? शेर अफजल मरवत साहब को शो कॉज नोटिस इशू कर दिया गया है, वो डिलीवर हो गया जी आज। शेर अफजल मरवत साहब आपकी जमात में कुछ भी कह देते हैं रऊफ साहब और फिर ये शो कॉज नोटिस का इजरा शुरू हो जाता है, ये क्या माजरा है वैसे? इज ही नॉट इन लाइन विद व्हाट द पार्टीज पॉलिसी इज? मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ये पार्टी की जो हमारा जो सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस है, उन्होंने उनको शो कॉज नोटिस इशू किया है, वो आई एम श्योर कि मरवत साहब उसको रिस्पॉन्ड करेंगे और बस जो अपने उनके जो वजूहात थी जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी उसको बयान करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेगी। आई वुड नॉट लाइक टू रेक अप एनी कंट्रोवर्सी। सो लेट्स क्लोज इट ओवर हियर। ये मुझे बताइए कि ये लेकिन फाइनल है कि बैरिस्टर अली जफर इज नॉट द कैंडिडेट फॉर द चेयरमैनशिप राइट नाउ? बैरिस्टर अली जफर आपने कहा है ना जी, बैरिस्टर अली जफर साहब की स्टेटमेंट आपने खुद सुन ली है और मैंने भी आप उसका कुछ आपको बयान दिया है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर इवैल्यूएट किया जाए तो जी बिल्कुल वो इस वक्त पीटीआई की चेयरमैनशिप के कैंडिडेट नहीं रहे, वो अपने फैसले की वजह से, अपनी उन्होंने फैसला जो किया उसकी वजह से। खान साहब ने तो अपना कॉन्फिडेंस उनमें रिपोज कर दिया था, लेकिन अब वो इस वक्त रन में नहीं है। चलें, अब देखना है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन से कबल किसकी जो है वो ये निकलता है कि वो चेयरमैनशिप के नामजदगी में आते हैं। आया इट्स गोइंग टू बी बैरिस्टर गौहर और एनीबडी एल्स, बट थैंक यू सो मच रऊफ हसन साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।